वेलकम बैक फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9 साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। इससे पीछे के हम 8 चैप्टर्स भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं कि फोर्स क्या होती है। इन दिस प्रीवियस चैप्टर वी डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इन टर्म्स ऑफ इट पोजिशन, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। हमने पिछला चैप्टर में पढ़ा है कि जो मोशन है हम उसको किस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। मतलब मोशन होती क्या है। मोशन मतलब गति। अब मान लो कोई स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट गति कर रहा है, तो उसकी पोजीशन क्या रहेगी या फिर उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, मतलब उसकी स्पीड क्या रहेगी। तो इन सब चीज़ों से हमने समझा था कि मोशन होता क्या है। वी सो डैट सच अ मोशन कैन बी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। हमने देखा था जो मोशन है मतलब जो गति है वो यूनिफॉर्म भी हो सकती है और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है। वी हैव नॉट येट डिस्क्राइब व्हाट कॉज अ मोशन। पर हमें अभी तक ये नहीं पता कि जो मोशन है उसे कोई कॉज की जरूरत भी पड़ती है क्या। वाई डज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विद टाइम। मतलब कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो मोशन है वो समय के अनुसार बदल क्यों रहा है। मतलब मान लो कोई कार यहाँ पे थी तो वो टाइम के साथ साथ 10 मिनट बाद यहाँ पे क्यों आ गई। तो इसका कॉज क्या है, इसका रीज़न क्या है। डू ऑल द मोशंस रिक्वायर अ कॉज। क्या सभी मोशन को, क्या सभी गति को किसी कॉज की जरूरत पड़ती है। अगर ऐसा है तो व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस कॉज, इस कॉज का नेचर कैसा है। इन दिस चैप्टर वी शैल मेक एन अटेम्प्ट टू क्वेंस ऑल सच क्वेश्चन। तो इस वाले चैप्टर में हम ये सब क्वेश्चन को करेंगे। फॉर मैनी सेंचुरीज द प्रॉब्लम ऑफ मोशन एंड इट कोज हैड पजल साइंटिस्ट एंड फिलोसफर। काफ़ी सदियों से, काफ़ी सेंचुरी से ये प्रॉब्लम आ रही थी काफ़ी सारे साइंटिस्ट और फिलोसफर्स को कि जो मोशन है और जो इसके कॉजेज हैं ये सब है क्या। अ बॉल ऑन द ग्राउंड व्हेन गिवन अ स्मॉल हिट डज नॉट मूव फॉर एवर। अब जैसे ये कोई ग्राउंड है, उसके ऊपर कोई बॉल पड़ी हुई है, जब आप उसे हिट करोगे, जब आप उसे मारोगे तो वो थोड़ा सा आगे जाएगी और फिर रुक जाएगी। तो ये क्या होता है, नेचुरल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट दिस रिमाइंड द बिलीफ अंटिल गैलवे। देखो अब यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा हुआ है, अब बॉल ऑन द ग्राउंड व्हेन गिवन अ स्मॉल हिट डज नॉट मूव फॉर एवर सच ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट द रेस्ट इज अ नेचुरल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो जो ये वाली ऑब्जर्वेशन है कि भाई हमने एक बॉल पड़ी है, उसको हमने हिट किया तो वो आगे जाके रुक गई, तो जो ये वाली ऑब्जर्वेशन है ये हमें सजेस्ट करती है कि जो सभी के सभी ऑब्जेक्ट हैं वे चाहते हैं कि हम रेस्ट में रहें। आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को हिलाना है तो आपको उसके ऊपर कोई फोर्स लगानी पड़ेगी, उसे पुश करना पड़ेगा या फिर पुल करना पड़ेगा या फिर हिट करना पड़ेगा। तो कुछ ना कुछ आपको उसके ऊपर कोई फोर्स लगानी पड़ेगी, जैसे कि बॉल का एग्जाम्पल था। दिस रिमाइंड द बिलीफ अंटिल गैलीलियो गैली एंड एसेक नेटियन। पर अभी हमने यहाँ पे देखा कि जो भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट चाहता है कि मैं हमेशा रेस्ट में रहूं। पर जो ये बिलीफ थी, जो ये वाली चीज़ थी, ये जब तक ही रही जब तक गैलीलियो गैली और इसेक न्यूटन ने यहाँ पे एक तरीके की हमें अप्रोच नहीं दी, डेवलप एन एंटायरली डिफरेंट अप्रोच। तो यहाँ पे जो गैलीलियो गैली हैं और इसेक न्यूटन है, इन्होंने एक तरीके की डिफरेंट अप्रोच दी मोशन को समझने के लिए। द ट्रॉली मूव अलोंग द डायरेक्शन वी पुश इट। अब मान लो कोई ट्रॉली है, अगर आपको किसी डायरेक्शन में उसको लेके जाना है तो आपको उसको पुश करना पड़ेगा। कोई भी ड्रॉ है, अगर आपको उसमें से कोई सामान निकालना है तो पहले आप उसे खोलोगे, खोलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसे पुल करना पड़ेगा। द हॉकी स्टिक हिट द बॉल फॉरवर्ड। अब जो हॉकी स्टिक है उससे आपको बॉल को आपको बॉल को क्या करना है, हिट करना है। तो उसके लिए आपको उसे मारना पड़ेगा, उसे हिट करना पड़ेगा। पुशिंग, पुलिंग और हिटिंग ऑब्जेक्ट चेंज द स्टेट ऑफ द मोशन। तो इससे हमें यहाँ पे समझ में आता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन को, किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज करने के लिए हमें उसे क्या तो पुश करना पड़ेगा, धक्का देना पड़ेगा, क्या तो उसे खींचना पड़ेगा या फिर उसे हिट करना पड़ेगा, मतलब मारना पड़ेगा। In everyday life, we see, observe that some effort is required to put a stationary object. हम डे डे लाइफ मतलब अपनी रोजमर्रा की लाइफ में देखते हैं कि किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को हिलाने के लिए हमें उसके ऊपर कुछ एफर्ट लगाने पड़ते हैं, कुछ जोर लगाना पड़ता है। इनटू मोशन, उसे मोशन में, उसे गति में लाने के लिए। अब ऐसे बॉल थी, बॉल को जब आपने हिट किया, जब आपने उसके ऊपर कोई एफर्ट लगाए तो वो क्या हुई, मोशन में आ गई, वो हिलने लगी। वी ऑलरेडी एक्सपीरियंस दिस इज ए मस्कुलर फोर्स। तो हमने यहाँ पे क्या एक्सपीरियंस किया इससे कि जो ये वाली एफर्ट है, जो वाली फोर्स है, इसे हमने नाम दिया मस्कुलर फोर्स, मसल वाली फोर्स। एंड से दैट वी मस्ट पुश। और हम यहाँ पे कह सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए हमें उसे क्या तो पुश करना पड़ेगा या फिर हिट या फिर पुल। द कंसेप्ट ऑफ फोर्स इज बेस्ड। अब जो फोर्स है इसका जो कंसेप्ट है वो किस पे बेस्ड है, पुश पे, हिट पे और पुल पे। लेट अस नाउ पॉन्डर अबाउट अ फोर्स। अब समझते हैं कि फोर्स क्या होती है, व्हाट इज इट, क्या है ये। इन फैक्ट नो वन हैज सीन। तो हम कह सकते हैं कि फोर्स को ना किसी ने देखा है, ना किसी ने टेस्ट किया है और ना किसी ने महसूस किया है।
हाउएवर वी ऑलवेज सी और फील द इफेक्ट ऑफ अ फोर्स। जो फोर्स का इफेक्ट होता है बस हम उसको देख सकते हैं या फिर फील कर सकते हैं। इट कैन ओनली बी एक्सप्लेन बाय डिस्क्राइबिंग व्हाट हैपन व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट। अब इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए हमें यहाँ पे कोई चीज़ डिस्क्राइब करनी पड़ेगी। क्या डिस्क्राइब करना पड़ेगा हमें यहाँ पे? व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगती हुई हमें यहाँ पे डिस्क्राइब करनी पड़ेगी, तो आप इसको अच्छी तरीके से समझ जाओगे। पुशिंग, हीटिंग एंड पुलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर ऑल वेज ऑफ ब्रिंगिंग ऑब्जेक्ट इन मोशन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये तीन चीज़ें, पुश, हिट और पुलिंग, ये तीन चीज़ें हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए हेल्प करती हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको मोशन में लाना है तो आप उसके ऊपर कुछ ना कुछ इन तीनों चीज़ों में से करोगे। दे मूव बिकॉज वी मेक अ फोर्स एक्ट ऑन दैम। वे क्यों मूव करेंगी? क्योंकि हमने उनके ऊपर एक तरह की फोर्स लगाई है, एक तरह का जोर, एक तरह का एफर्ट लगाया है। फ्रॉम योर स्टडीज, आपकी पढ़ाई से अर्लियर पिछली वाली क्लासेस में यू आर फैमिलियर विद द फैक्ट दैट अ फोर्स कैन बी यूज। आपने ये चीज़ अच्छी तरीके से पढ़ी है कि जो फोर्स है वो किसी भी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को चेंज कर सकता है। वेलोसिटी से मतलब और मैग्नीट्यूड से मतलब क्या है? जैसे कि 30 किलोमीटर। अब जो वेलोसिटी है, मान लो ये चीज़ है, आप अपने घर से एक स्कूल पे गए तो घर से स्कूल के बीच का जो रास्ता है, अब आपने यहाँ पे यूज़ किया 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर है, आपने 1 घंटे में 40 किलोमीटर कवर कर लिया। तो 40 किलोमीटर क्या हुआ यहाँ पे? 40 किलोमीटर हुआ मैग्नीट्यूड। तो किसी भी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को चेंज करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। वी ऑल्सो नो डेट अ फोर्स कैन चेंज द शेप और साइज। और हम ये भी जानते हैं कि जो फोर्स है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप, मतलब जो उसकी साइज है उसको चेंज कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक स्प्रिंग है। अब जो ये स्प्रिंग है, अगर आपको इसको इसकी शेप जो है वो चेंज करनी है तो हम क्या करेंगे? इसको इधर से भी खींच देंगे, इसको उधर से भी खींच देंगे, तो ये कुछ एक्सपेंड हो जाएगा और एक्सपेंड होकर कैसा हो जाएगा? कुछ इस तरह का हो जाएगा। तो हमने क्या करा? इसकी शेप चेंज कर दी। कैसे? फोर्स लगा के, इसके ऊपर एफर्ट लगा के। अब कोई बॉल है, मान लो एक स्पेरिकल रबड़ बॉल है, अब इसको अगर आप दबाओगे तो क्या हो जाएगी? इसकी शेप और साइज दोनों ही चीज़ें चेंज हो जाएंगी। तो ये क्या हुआ? यहाँ पे हमने इसके ऊपर फोर्स लगाया। आई स्प्रिंग एक्सपेंड्स ऑन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। फोर्स की मदद से जो स्प्रिंग है वो एक्सपैंड हो गया। अ स्पेरिकल रबर बॉल बिकम एब्लॉन्ग एज वी अप्लाई फोर्स। जो स्पेरिकल रबर बॉल है वो यहाँ पे एक लॉन्ग हो गई, मतलब यहाँ पे छोटी सी हो गई। क्या करा? उसे हमने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया उसके ऊपर फोर्स लगाकर। ठीक है, अब यहाँ पे दो तरह की फोर्स आती हैं, बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। आपको हमें फोर्स समझ में आ गया ना? फोर्स पुशिंग, पुलिंग, हिटिंग। किसी भी चीज़ के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन को बदलने के लिए हमें उसके ऊपर फोर्स लगानी पड़ेगी। कैसी फोर्स लगानी पड़ेगी? क्या तो उसे पुश करना पड़ेगा, क्या उसे पुल करना पड़ेगा, क्या फिर उसे हिट करना पड़ेगा। अब समझते हैं बैलेंस्ड फोर्स क्या होती है और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होती है। Fig 9.3 show a wooden block on a horizontal table. Two strings x and y are used to opposite faces of the block as shown. अब देखो यहाँ पे जो फिगर 9.3 है इसके ऊपर एक टेबल है, एक टेबल के ऊपर एक तरह का ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 स्ट्रिंग्स हैं, स्ट्रिंग मतलब धागा। अब यहाँ पे एक डब्बा है, ठीक है, अब ये एक ब्लॉक है। अब यहाँ पे जो है एक स्ट्रिंग ये रही, एक स्ट्रिंग ये रही, ये x है और ये है यहाँ पे y। इफ़ वी अप्लाई अ फोर्स बाय पुलिंग द स्ट्रिंग एक्स, अगर हम एक्स को थोड़ा सा खींचें तो जो ब्लॉक है वो यहाँ पे राइट मतलब सीधे हाथ पे जाना शुरू हो जाएगा। सिमिलरली इसी तरीके से अगर हम y को खींचें तो जो ब्लॉक है ये यहाँ पे कहाँ जाना शुरू हो जाएगा? ये यहाँ पे लेफ्ट की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। बट इफ़ द ब्लॉक इज पुल्ड फ्रॉम बोथ द साइड, पर अगर जो ब्लॉक है अगर आप उसको दोनों ही तरफ से इक्वल खींचो, इक्वल फोर्स लगाओ दोनों ही तरफ से, एक्स भी लगा रहा है और वाई भी लगा रहा है, दोनों के जो फोर्स हैं वो इक्वल हैं, तो जो ब्लॉक है वो मूव नहीं करेगा। तो इस तरह के फोर्स को हम कहेंगे बैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, अब नीचे समझते हैं एक बार। देखो अब यहाँ पे क्या है, एक टेबल है, टेबल के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है। अब जो ब्लॉक है यहाँ पे एक धागा है और यहाँ पे एक धागा है। अगर यहाँ पे जो x है और जो y है अगर ये इक्वल फोर्स लगाएंगे तो इस तरह के फोर्स को हम कहेंगे बैलेंस फोर्स, क्योंकि इस वाले फोर्स में जो ब्लॉक है वो हिलेगा नहीं। देखो अगर आप एक ब्लॉक है, अगर आप इधर से भी लगा रहे हो इधर से भी लगा रहे हो, अगर दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लग रही है तो ब्लॉक जो है वो बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। तो इस तरह के फोर्स को हम कहेंगे बैलेंस्ड फोर्स। पर अगर हम इसके ऊपर एक तरह की अनबैलेंस फोर्स लगाएंगे, अनबैलेंस फोर्स से मतलब मान लो x जो है वो यहाँ पे ज़्यादा फोर्स लगा रहा है किसके कंपेयर में? y के कंपेयर में। मतलब ये y है ये x है, x ने यहाँ पे ज़्यादा फोर्स लगाई तो क्या होगा? जो ब्लॉक है वो इधर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह के फोर्स को हम कहेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स जो है वो यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में ले आती है। देखो ये बैलेंस फोर्स है तो जो ऑब्जेक्ट है वो यहीं पे रहेगा,
पर अनबैलेंस्ड फोर्स से क्या तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे जाएगा, क्या फिर ऑब्जेक्ट यहाँ पे जाएगा, जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे मोशन में आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे लिखी है। नाउ लेट अस कंसीडर अ सिचुएशन इन विच टू अपोजिट फोर्स ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड पुल द ब्लॉक। अब यहाँ पे इन्होंने एक सिचुएशन कंसिडर की कि जो ब्लॉक है, जो उसका मैग्नीट्यूड है, वो यहाँ पे अलग अलग तरीके फोर्स से लग रहा है। इस वाले केस में जो ब्लॉक है वो यहाँ पे मूव होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मान लो अगर यहाँ पे एक्स की फोर्स ज़्यादा होगी, एक्स की ग्रेटर फोर्स होगी तो एक्स की तरफ जाएगा, वाई की ग्रेटर फोर्स होगी तो वाई की तरफ जाएगा। थर्स द टू फोर्स आर नॉट बैलेंस्ड। तो इस तरीके से जो दोनों फोर्स हैं, इधर की फोर्स इधर की फोर्स, ये बैलेंस नहीं करेंगे। तो इस तरह की फोर्स को हम कहेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स इन अ डायरेक्शन द ब्लॉक मूव। दिस सजेस्ट, तो ये हमें क्या बताती है, हमें क्या सजेस्ट करती है कि जो अनबैलेंस्ड फोर्स होती है वो यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट को गति में ले आती है, मतलब मोशन करवा देती है उसका। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हाट हैपन व्हेन सम चिल्ड्रन ट्राई टू पुश अ बॉक्स ऑन अ रफ फ्लोर। अब क्या होगा जब कुछ जो बच्चे हैं वो एक रफ फ्लोर पर, एक कोई रफ सा फ्लोर है उसके ऊपर एक बड़ा सा ब्लॉक को पुश कर रहे हैं, उसे एक धक्का दे रहे हैं, तो क्या जो बॉक्स है वो मूव करेगा। इफ दे पुश द बॉक्स विथ स्मॉलर फोर्स, अगर जो बच्चे हैं वो यहाँ पे कम फोर्स मतलब एक स्मॉलर फोर्स के साथ बॉक्स को पुश करेंगे तो जो बॉक्स है वो मूव नहीं करेगा। ऐसा क्यों नहीं करेगा? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। हमने 8th क्लास में पढ़ा था कि फ्रिक्शन क्या होता है, क्योंकि जो फ्रिक्शन है वो वहाँ पे अप्लाई हो रही है, एक्टिंग इन डायरेक्शन अपोजिट ऑफ पुश। क्या हो रहा है, वहाँ पे जो बॉक्स है और जो यहाँ पे रफ सरफेस है उसके बीच में एक तरह की फोर्स है जिसे हम कहेंगे फ्रिक्शन फोर्स। जो फ्रिक्शन फोर्स है वो वहाँ पे रफ फोर्स, जो फ्रिक्शन फोर्स है वो वहाँ पे ज़्यादा है। किसकी फोर्स है? बच्चे जो फोर्स लगा रहे हैं, बच्चे जो अपनी मस्कुलर फोर्स लगा रहे हैं, मस्कुलर फोर्स से फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा है, इसलिए जो बॉक्स है वो मूव नहीं होगा। इट बैलेंस द पुशिंग फोर्स एंड देयरफॉर द बॉक्स डज नॉट मूव। In fig 9.4b, the children push the box harder but the box still does not move। पर अगर क्या हुआ, ये देखो, अब इस वाले केस में तो क्या हुआ, फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा हो गई, बच्चों की फोर्स कम हो गई। पर जो बी फोर्स है उसके अंदर बच्चों ने अपनी फोर्स थोड़ी सी और बढ़ा दी। मतलब पहले मान लो 2 थी तो बच्चों ने अपनी फोर्स क्या कर ली, 5 कर ली, अपनी फोर्स थोड़ी सी और बढ़ा दी। तो उससे क्या होगा, जो बॉक्स है वो मूव नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोबारे क्या कर रही है, दोबारे वहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हो रही है, दोबारे अपनी जो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रही है, अपना काम कर रही है। फ्रिक्शन फोर्स ने क्या किया, बच्चों की फोर्स और अपनी फोर्स को बैलेंस कर दिया। और बैलेंस फोर्स में तो हमने पीछे पढ़ा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता, तो जो बॉक्स है वो मूव नहीं करेगा। चिल्ड्रन फोर्स द बॉक्स हार्डर स्टिल। पर अगर जो बच्चों की फोर्स है वो बहुत ही तेज हो गई तो क्या होगा, जो बॉक्स है वहाँ पे मूव करने लगेगा। ऐसा क्यों करने लगेगा वो बॉक्स मूव? क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कम पड़ रही है बच्चों की फोर्स से, तो बच्चों की फोर्स ज़्यादा हो गई और फ्रिक्शन फोर्स कम हो गई, तो जो बॉक्स है वो वहाँ पे मूव करेगा। देयर इज एन अनबैलेंस फोर्स सो द बॉक्स स्टार्ट मूविंग। और अनबैलेंस फोर्स में जो बॉक्स है वो वहाँ पे मूव करने लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक और एग्जांपल है बाईसाइकिल का। इसके अंदर कोई एक साइकिल है, हम उसको चला रहे हैं, अगर हम उसको पैडलिंग करना शुरू बंद कर देंगे, मतलब उसे पैडल मार मार के उस साइकिल को चला रहे हो, पर अगर आप उसके अंदर पैडल बंद करना, अगर आप उसमें पैडल नहीं चलाओगे तो क्या होगा, साइकिल रुक जाएगी। दिस इज अगेन बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसके अंदर भी यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स ने एक्ट किया, फ्रिक्शन फोर्स ने अपना वर्क दिखाया। इन ऑर्डर टू कीप द बाईसाइकिल मूविंग वी हैव टू स्टार्ट पैडलिंग अगेन। बाईसाइकिल को दोबारा चलाने के लिए हमें वहाँ पे साइकिल के जो पैडल हैं उन्हें मारना पड़ेगा। आपने देखा होगा जब आप थोड़ी देर साइकिल चलाते हो तो आपके पैरों में दर्द हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप क्या कर रहे हो, जो फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स तो वहाँ पे भी है, तो जो रोड की जो फ्रिक्शन फोर्स है आप अपनी पेंडल फोर्स ज़्यादा लगाते हो, मतलब बहुत तेज तेज पेंडल मारते हो, तो फ्रिक्शन फोर्स को आप कम कर देते हो, इसलिए तो साइकिल आगे मूव करती है, तो इसलिए हमारे पैरों में दर्द हो जाता है। It thus appears that an object maintains its motion under the continuous application of an unbalanced force। इसलिए वहाँ पे भी हमें एक तरह की अनबैलेंस्ड फोर्स को वहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, एक्ट करवाना पड़ेगा। However, it is quite incorrect। पर हमने यहाँ पे इतने सारे एग्जांपल्स पढ़े, हमने यहाँ पे देखा एक ब्लॉक का एग्जांपल, उसके बाद हमने यहाँ पे क्या देखा, एक तरह का चिल्ड्रन और बॉक्स का एग्जांपल है ना, यहाँ पे एक बॉक्स था और चिल्ड्रन थे, और फिर हमने यहाँ पे देखा एक बाईसाइकिल का एग्जांपल। पर इन सब चीज़ों में ना जो हमने यहाँ पे पढ़ा, अनबैलेंस फोर्स, बैलेंस फोर्स, इनमें थोड़ी सी ना मिस्टेक है, मतलब ये थोड़े से गलत हैं। ऐसा क्यों हुआ? अब ये चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है।
एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज़ को एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव कराना है तो हमें वहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर पुशिंग फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स के अलावा कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही हो, कोई भी एक्सटर्नल मतलब कोई भी बाहर की फोर्स उसके ऊपर काम नहीं कर रही हो। इफ़ एन अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट, पर अगर एक ऑब्जेक्ट पे एक अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करेगी तो उस वाले ऑब्जेक्ट की क्या तो डायरेक्शन चेंज होगी, क्या फिर उसकी स्पीड चेंज होगी। देखो अब यहाँ पे आपको मैं दोबारा समझाता हूँ। यहाँ पे क्या इन्होंने बताया है, हाउ एवर इज अ क्वाइट इनकरेक्ट। हमने ऊपर जो भी पढ़ा उनके अंदर थोड़ी सी मिस्टेक है। क्यों मिस्टेक है? देखो अब कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो वो यहाँ पे आप चाहते हो कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव करे, तो हमें वहाँ पे ध्यान रखना है कि उस वाले ऑब्जेक्ट पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लग रही हो, सिर्फ पुशिंग फोर्स लग रही हो और एक तरीके की फ्रिक्शनल फोर्स लग रही हो। इफ एन अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड, पर अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर एक तरीके की अनबैलेंस फोर्स अप्लाई हो जाए, मतलब अनबैलेंस फोर्स लग जाए, देयर विल बी अ चेंज, तो उसके अंदर उस वाले ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ चेंजेस आएंगे। वो उसके अंदर क्या चेंजेस आएंगे? क्या तो वो अपनी स्पीड चेंज कर देगा, क्या फिर वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर देगा। थस टू एक्सीलरेट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड अनबैलेंस फोर्स इज रिक्वायर्ड। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मोशन है, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो गति है, उसे एक्सीलरेट करवाने के लिए हमें एक अनबैलेंस फोर्स की जरूरत पड़ेगी। एंड द चेंज इन इट स्पीड और इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, और क्या होगा, उसकी स्पीड में कुछ बदलाव आएंगे और उसकी जो डायरेक्शन है वो बदलेगी। वुड कंटिन्यू एज लॉन्ग एज द अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड, और ये लगातार चलता रहेगा, कंटिन्यू होता रहेगा जब तक उसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स लगती रहेगी। हाउएवर इफ द फोर्स इज रिमूव कंप्लीटली, पर वहाँ पर जो वाली फोर्स है, जो कौन सी फोर्स है, अनबैलेंस्ड फोर्स है, वो पूरी तरीके से उसके ऊपर से रिमूव्ड हो जाए, तो क्या होगा, द ऑब्जेक्ट वुड कंटिन्यू टू मूव विद द वेलोसिटी इट हैज एक्वायर्ड टिल देन। जो उसने पहले जिस वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब स्पीड, जिस स्पीड से वो वाला ऑब्जेक्ट पहले चल रहा था, वो उसी स्पीड से चलना शुरू कर देगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। उसके पहले हमने क्या पढ़ा था कि फोर्स क्या होती है। अब यहाँ पे आता है 9.2 फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसको हम करेंगे पार्ट 2 में। अगर आप फोर्स समझ में आई हो तो कमेंट में लिख के जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर